तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस ड्यूरिंग अ पीरियड कैन बी करेक्टली मेजर्ड ओनली व्हेन द रेवेन्यू अर्नड ड्यूरिंग द पीरियड इज मैच विद द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अर्न दैट रेवेन्यू। तो क्या बोला गया है यहाँ पर? हमें बताया गया है कि अगर आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट हमारा ड्यूरिंग द पीरियड ही कैलकुलेट होता है, तो अगर आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आपको मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। मैचिंग प्रिंसिपल का हमारे सामने ये रूल दे रखा है, इस रूल को आपको फॉलो करना होगा। ये रूल क्या कह रहा है इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर देखो हमारा एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स एक पर्सन है जिसने परचेज करी है 12 शर्ट्स। मिस्टर एक्स ने एक पर्टिकुलर ईयर में 12 शर्ट्स परचेज करी हैं 500 रुपये पर शर्ट के हिसाब से, यानी मिस्टर एक्स के लिए शर्ट की कॉस्ट पड़ी है 500 रुपये पर शर्ट, और इन्हीं शर्ट्स को मिस्टर एक्स ने सोल्ड कर दिया 800 रुपये के हिसाब से। मिस्टर एक्स ने 12 में से 9 शर्ट सोल्ड कर दी 800 रुपये पर शर्ट के हिसाब से। तो अब अगर मैं मिस्टर एक्स का प्रॉफिट निकालूं तो प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है? हम सेल्स में से एक्सपेंस को लेस कर लेते हैं, हमारा प्रॉफिट आ जाता है। सिंपल सा तरीका है, जितनी आपने सेल करी है उसमें से आप अपने खर्चे को लेस कर दो, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मिस्टर एक्स का रिवेन्यू कैलकुलेट करा जाए तो मिस्टर एक्स ने 9 शर्ट्स को सेल करा है, 800 रुपये में एक शर्ट बेची थी, तो टोटल जो सेल आ रही है मिस्टर एक्स की वो आ रही है 7200। ये मिस्टर एक्स का रिवेन्यू है, 7200 रुपये का मिस्टर एक्स का रिवेन्यू है। अब अगर एक्सपेंस की बात करूँ तो मिस्टर एक्स का एक्सपेंस कितना है? ये शर्ट मिस्टर एक्स को फ्री में तो नहीं मिली थी, इन शर्ट्स को खरीदने के लिए मिस्टर एक्स की खुद की कॉस्ट भी लगी थी, वही कॉस्ट मिस्टर एक्स के लिए एक्सपेंस बनेगी। तो 9 शर्ट्स मिस्टर एक्स ने सेल करी हैं, एक शर्ट पड़ी थी 500 की, तो 9 शर्ट की कॉस्ट कितनी है? 4500। ध्यान से देखो, 9 शर्ट्स की कॉस्ट है 4500, यानी मिस्टर एक्स का जो खर्चा है वो 4500 का है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि मिस्टर एक्स का खर्चा तो 6000 का है, 12 शर्ट्स मिस्टर एक्स परचेस करके लाया था, 500 रुपये की एक शर्ट थी, तो टोटल खर्चा कितने का हो गया? 6000 का। तो बिल्कुल मिस्टर एक्स की जेब से 6000 रुपये निकले, मिस्टर एक्स ने 6000 रुपये का खर्चा करा था, लेकिन उसमें से मिस्टर एक्स ने सिर्फ 4500 की ही शर्ट सेल करी। 6000 की शर्ट मिस्टर एक्स अपने पास लेकर आया था, जिसमें से मिस्टर एक्स ने 4500 की शर्ट को 7200 में सेल कर दिया। शर्ट तो 9 ही सेल करी गई हैं, 3 शर्ट तो अभी भी मिस्टर एक्स के पास पड़ी हुई हैं, उसके गोडाउन में पड़ी हुई हैं। तो हमें यहाँ पर अगर करेक्ट प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए हमें मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। और मैचिंग प्रिंसिपल एक बहुत छोटी सी बात कहता है कि अगर आप अपना रिवेन्यू ले रहे हो तो आपको एक्सपेंस भी उसी रिवेन्यू का लेना है। बस इतनी सी बात है कि यहाँ पर आपने 9 शर्ट का रिवेन्यू लिया है तो आपका एक्सपेंस भी 9 शर्ट का ही होगा, ना कि 12 शर्ट का। कई बार यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, 9 की जगह पर 12 शर्ट्स लिख देते हैं, 12 × 500 कर देते हैं, तो 6000 उनकी कॉस्ट आ जाती है। तो बस यहीं पर गलती हो जाती है। मैचिंग प्रिंसिपल ने हमें साफ साफ बोल दिया, रिवेन्यू जो आप लोगे वो आपका मैच करना चाहिए आपके एक्सपेंडिचर से। क्या बोला गया है? रिवेन्यू अर्नड, जो रिवेन्यू आपने अर्न करा है ड्यूरिंग द पीरियड, वो आपका मैच करना चाहिए आपके एक्सपेंडिचर से। और एक्सपेंडिचर भी आप वही लोगे जो एक्सपेंडिचर आपने करा है टू अर्न दैट रिवेन्यू। इस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए जो आपने खर्चा करा है उसी खर्चे को आपको यहाँ पर लेना है। 7200 रुपये के रिवेन्यू को अर्न करने के लिए आपने 4500 का खर्चा करा है, ना कि 6000 का। 9 शर्ट आपने सेल करी हैं, तो जब आप रिवेन्यू 9 शर्ट का ले रहे हो तो कॉस्ट भी आप 9 शर्ट की ही लोगे, एक्सपेंस भी आपका 9 शर्ट का ही आएगा। तो यहाँ पर 9 शर्ट की जो कॉस्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। ध्यान से देखो, जो गुड्स आपने सोल्ड करे हैं उसकी कॉस्ट को बोला जाता है COGS। 9 शर्ट्स आपने सोल्ड करी हैं, तो 9 शर्ट्स की कॉस्ट कितनी है? 4500। तो ये 4500 क्या है हमारे लिए? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमारा एक्सपेंस होता है। तो एक नई टर्म आपको देखने को मिली, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम अपने सेल्स में से अपने एक्सपेंस को लेस करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, या मैं कहूँ ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। हम जो है इस चैप्टर के अंदर 2 तरीके के प्रॉफिट निकालते हैं, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा फाइनल प्रॉफिट होता है, तो नेट प्रॉफिट हम बाद में निकालेंगे। तो यहाँ पर सेल्स में से जब हम COGS को लेस करते हैं, सेल्स हमारा रिवेन्यू है, COGS हमारा एक्सपेंस है, तो सेल्स में से जब हम COGS को लेस करते हैं तो निकल के आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि आएगा 2700। कैसे आया? 7200 की सेल करी है मिस्टर एक्स ने, जिनकी कॉस्ट है 4500, तो 7200 में से 4500 लेस करेंगे, 2700 का प्रॉफिट आ गया। तो 9 शर्ट्स सेल करने के बाद मिस्टर एक्स का प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2700। इस प्रॉफिट को हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है?
तो देखो किसी भी चीज़ के आगे ग्रॉस लग जाए तो इसका मतलब है कि अभी उसमें से कुछ लेस करना बाकी है। तो अभी इस ग्रॉस प्रॉफिट में से कुछ और खर्चे लेस करने बाकी हैं। तो जब हम उन खर्चों को लेस कर देंगे तो उसके बाद हमारा निकल कर आएगा नेट प्रॉफिट। ग्रॉस और नेट दोनों में आ तो प्रॉफिट ही रहा है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कि इसमें अभी कुछ लेस करना बाकी है, और नेट प्रॉफिट का मतलब है कि ये हमारा फाइनल प्रॉफिट है, अब इसके बाद इसमें कुछ और लेस नहीं करना। बाकी अभी बाद में देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो। आप यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल को देखो। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कह रहा है? प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस ड्यूरिंग अ पीरियड कैन बी करेक्टली मेजर्ड। प्रॉफिट अगर आपको अपने बिजनेस का निकालना है, वो भी करेक्टली निकालना है, तो उसके लिए आपको इस रूल को फॉलो करना होगा। रूल क्या कह रहा है हमारा? कि आपका रिवेन्यू आपके एक्सपेंस से मैच होना चाहिए, और आपका जो एक्सपेंस होगा यानी आपका जो एक्सपेंडिचर होगा वो उतना ही आप लोगे जितना आपने करा होगा टू अर्न दैट रिवेन्यू। तो समझ में आ रही है बात? अभी अगर हम इसको दूसरे तरीके से कहें या मैं और सिंपल तरीके से इसको आपको समझाऊं, तो अगर आप नीचे वाला पैराग्राफ भी समझ लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ऑल एक्सपेंसेस फॉर दैट अकाउंटिंग पीरियड वेदर और नॉट पेड ड्यूरिंग दैट ईयर एंड ऑल रेवेन्यू वेदर रिसीव्ड और नॉट ड्यूरिंग द पीरियड शुड बी कंसिडर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो कुछ समझ में आया? कुछ नहीं आया? बस एक बात समझ में आई कि ऊपर कुछ लिखा है उसको हमें कंसीडर करना है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। बस इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए किस बात को कंसीडर करना है, तो ध्यान से देखो। यहाँ पर भी वही बात लिखी है जो ऊपर लिखी हुई है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर भी एक्सपेंस की बात हो रही है और दूसरा रिवेन्यू की बात हो रही है। क्या बोला जा रहा है कि हमें जो है अपने अकाउंटिंग पीरियड के सभी खर्चों को कंसीडर करना है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। और यही बात रिवेन्यू के लिए बोली जा रही है कि हमें जो है अपने अकाउंटिंग पीरियड के सभी रिवेन्यू को कंसीडर करना है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पर देखो एक्सपेंस के आगे भी और लगा हुआ है और रिवेन्यू के आगे भी और लगा हुआ है, यानी सभी एक्सपेंस को और सभी रिवेन्यू को हमें कंसीडर करना है। ऑल एक्सपेंस फॉर दैट अकाउंटिंग पीरियड, तो जितने भी खर्चे हमारे जिस अकाउंटिंग पीरियड के होंगे वो खर्चे हमारे उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करे जाएंगे, वेदर और नॉट पेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। फिर चाहे उन खर्चों की पेमेंट करी गई हो या ना करी गई हो, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। लेट सपोज आप जो है 24-25 अकाउंटिंग ईयर का प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो आपको क्या करना है, 24-25 के जितने भी एक्सपेंस हैं उन सभी एक्सपेंस को आपको 24-25 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। फिर चाहे उन एक्सपेंस की पेमेंट 24-25 में करी गई हो या ना करी गई हो, उसी तरीके से आपको अपने 24-25 के सभी रिवेन्यूज़ को 24-25 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। फिर चाहे वो रिवेन्यू आपको 24-25 में रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, वेदर रिसीव्ड और नॉट ड्यूरिंग द पीरियड। तो सिंपल सी बात अगर मैं आपको बोलूँ तो जो खर्चा आपका जिस साल का है वो खर्चा उसी साल में रिकॉर्ड होगा। फिर चाहे उस एक्सपेंस की पेमेंट आपने उस साल में करी हो या ना करी हो, उसी तरीके से जो रिवेन्यू आपका जिस साल का है वो रिवेन्यू आपका उसी साल में रिकॉर्ड होगा। फिर चाहे वो रिवेन्यू आपको उस साल में रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। जो एक्सपेंस जिस साल का है वो एक्सपेंस उसी साल में आएगा, जो रिवेन्यू जिस साल का है वो रेवेन्यू उसी साल में आएगा, तब जाके हमारा करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा। सिंपल सा हिसाब किताब है। मैचिंग प्रिंसिपल बस इतनी सी बात कह रहा है। इसको एग्जांपल से समझते हैं तब जाके क्लियर होगा। यहाँ पर देखो, अभी एक बात हमारी रह गई, इसके अंदर हमारी एक बात रह गई थी ना, 12 में से 9 शर्ट्स को हमने सेल कर दिया, तो 9 शर्ट्स हमारी सेल हो गई। लेकिन अभी भी हमारे पास 3 शर्ट बची हुई हैं, उनका क्या हुआ? तो 3 शर्ट जो हमारी बच गई वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। 3 शर्ट अभी भी हमारे गोडाउन में पड़ी हुई है जिनको हम नेक्स्ट ईयर में सेल करेंगे। इस पर्टिकुलर ईयर में उन शर्ट्स को हम सेल नहीं कर पाए, तो 3 शर्ट्स हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगी, जिसको हम अपने बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में लिखेंगे। ये जो 3 शर्ट्स हैं ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक हो गई। 500 रुपये की एक शर्ट थी, 3 शर्ट हमारी 1500 की हो गई। अभी तो हम कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करेंगे, अभी हमने इनको सेल तो नहीं करा ना। तो जब तक हम इनको सेल नहीं करते तब तक के लिए ये हमारी इन्वेंट्री बन गई, जिनको हम बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक के नाम से लिखेंगे। अगर हम इसी एग्जाम्पल के अंदर मैचिंग प्रिंसिपल को लगाएं, अपने इसी पैराग्राफ को लगाएं, ये जो हमारा पैराग्राफ है, अगर हम इस पैराग्राफ को यहाँ पर अप्लाई करके देखें तो आप ध्यान से देखो। लेट सपोज ये आपका 24-25 अकाउंटिंग ईयर है, ये आपका 24-25 अकाउंटिंग ईयर है। तो रिवेन्यू आपका 24-25 का कितना है? 7200। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका एक्सपेंस 24-25 का कितना है, तो आप क्या बोलोगे? 4500 या फिर 6000। आपने 12 शर्ट परचेज करी है 24-25 में, 500 रुपये की एक शर्ट है, तो कितने की परचेज आपने करी है? तो 24-25 में आपने 6000 की परचेज करी है। और आपका रिवेन्यू कितना आ रहा है 24-25 में?
7200। तो क्या मैं इस 6000 को एक्सपेंस मान लूँ और बोल दूँ ये 24-25 का एक्सपेंस है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती मत करना। क्या बोला गया है? जो एक्सपेंस जिस साल का है वो एक्सपेंस उसी साल में रिकॉर्ड होगा, भले ही आपने उसकी पेमेंट करी हो या ना करी हो। पेमेंट की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही। आपने अगर 24-25 में 12 शर्ट 6000 रुपये की परचेस कर भी ली, उसकी हाथों हाथ पेमेंट भी कर दी, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। आपने 12 में से इस साल सिर्फ 9 ही शर्ट को सेल करा है, तो इस साल के लिए आपका एक्सपेंस सिर्फ 4500 होगा, ना कि 6000, क्योंकि अभी भी 3 शर्ट आपके पास पड़ी हुई हैं। वो शर्ट आपकी कहीं गई थोड़ा है। तो जो सामान आपके पास पड़ा हुआ है वो सामान आपका खर्चा कैसे हो जाएगा? आपने 6000 रुपये खर्च करे, तो उस 6000 रुपये के बदले 12 शर्ट भी तो लेकर आए हो, तो शर्ट परचेस करना आपका खर्चा थोड़ा कहलाएगा। जब आप इन शर्ट्स को सेल करोगे तो उस टाइम पर आप चेक करोगे कि कितनी शर्ट मैंने सेल करी और ये शर्ट मुझे कितने की पड़ी थी। तो जब आप सेल करोगे तो उस टाइम पर आप अपने खर्चे को कैलकुलेट करोगे। तो 3 शर्ट अभी भी हमारी बच गई, जिन्हें हम नेक्स्ट ईयर में सेल करेंगे। तो जब हम इनको सेल करेंगे तो उस टाइम पर इनकी कॉस्ट हमारा खर्चा बनेगा। अभी तो फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के एंड में जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस बैलेंस शीट के अंदर हम इन 3 शर्ट्स को अपना इन्वेंट्री दिखाएंगे, यानी अपना क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, और ये हमारा असेट है। इनसे आपको रिवेन्यू नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। तो अभी आपका इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर का खर्चा 4500 है और आपका रिवेन्यू कितना है? 7200। तो 7200 आपका रिवेन्यू इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर का है और 4500 का आपका एक्सपेंस भी इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर का है। तो जो रिवेन्यू जिस अकाउंटिंग ईयर का है वो रिवेन्यू उसी अकाउंटिंग ईयर में आएगा, और जो एक्सपेंस जिस अकाउंटिंग ईयर का है वो एक्सपेंस भी उसी अकाउंटिंग ईयर में आएगा। सिंपल सा हिसाब किताब है। थोड़ा बहुत समझ में आया? अगला एग्जाम्पल देखो, उससे ज़्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी। A company manufactures and sells electronics. In February 2025, they produce 100 units of a product at a cost of 500 per unit. In March 2025, they sell 70 of these units for rupees 800 per unit. The remaining 30 units are in inventory. तो क्या बोला गया है? एक कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को मैन्युफैक्चर करती है और फिर उनको सेल करती है। इन फरवरी 25 की बात करी जा रही है, यानी ये कौन से अकाउंटिंग ईयर में आएगा? ये आएगा हमारा अकाउंटिंग ईयर 24-25 में। फरवरी 25 में कंपनी ने 100 यूनिट बनाए जिनकी कॉस्ट कंपनी को पड़ी 500 रुपये पर यूनिट, और मार्च 25 में कंपनी ने इसमें से इस 100 यूनिट में से 70 यूनिट को सेल कर दिया। कितने रुपए में सेल करा? 800 रुपये पर यूनिट में सेल करा, यानी 500 का सामान 800 में बेचा। 100 यूनिट में से 70 यूनिट सेल हो गई, 30 यूनिट बच गई, जिसको कंपनी ने ईयर एंड पे क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया, यानी इन्वेंट्री दिखा दिया। अगर किसी को इन्वेंट्री क्या होता है ये नहीं पता, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है ये नहीं पता, तो आप जो है हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के चैप्टर को देख लो, वहाँ पर हमने सभी टर्म्स को बहुत डिटेल में समझा रखा है, क्योंकि ये बेसिक्स का पार्ट है। फाइनल अकाउंट का चैप्टर पढ़ते समय आपको पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो 24-25 में हमने कितनी सेल करी थी? मार्च 25 में, जो कि 24-25 के अंदर ही आता है, तो मार्च 25 में हमने 70 यूनिट सेल करी थी 800 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो हमारा जो रिवेन्यू आया था, यानी जो हमारी सेल्स आई थी, वो आई थी 56,000, 56,000। तो 56,000 की हमने सेल कर दी। अब अगर हम इसकी कॉस्ट निकालें, यानी इसका एक्सपेंस निकालें कि आखिर ये 70 यूनिट की कॉस्ट हमारी कितनी थी, तो इस 70 यूनिट की कॉस्ट को हम बोलेंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स हमने सोल्ड कर दी है उसकी कॉस्ट हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। 70 यूनिट हमने सोल्ड करें, एक यूनिट हमें पड़ रहा था 500 रुपये का, तो 70 यूनिट हमें कितने के पड़े थे? 35,000 के, 35,000। ये हमारी कॉस्ट थी 70 यूनिट की। यहाँ पर भी वही हमारा मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि रिवेन्यू में से आप एक्सपेंस को लेस करोगे और जो आपका एक्सपेंस होगा वो उतना ही लिया जाएगा जितना एक्सपेंस आपने करा है टू अर्न दैट रिवेन्यू। तो 56,000 आपका रिवेन्यू है, और इस 56,000 को अर्न करने के लिए आपने जो खर्चा करा है वो है 35,000। 70 यूनिट आपने सेल करी हैं, तो अगर रिवेन्यू 70 यूनिट का लिया जाएगा तो एक्सपेंस भी 70 यूनिट का ही लिया जाएगा। 56,000 का रिवेन्यू को अर्न करने के लिए आपने 35,000 का एक्सपेंस करा है, ना कि 50,000 का। ऐसा मत कर देना 100 यूनिट इंटू 500 कर दो। 100 यूनिट हमने बनाई जरूर थी, लेकिन उसमें से बेची हमने 70 ही हैं। 30 यूनिट अभी भी हमारे पास पड़ी हुई हैं जो हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक बनेगा, इसे हम अगले साल में बेचेंगे। तो अगर मैं बात करूँ 24-25 के ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो जब 31 मार्च 25 को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तो उसमें रिवेन्यू लिखा जाएगा 56,000, यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल लिखी जाएगी 56,000। और अगर बात करूँ डेबिट साइड की, तो एक्सपेंस लिखा जाएगा, COGS हमारा एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस लिखा जाएगा 35,000। तो 56,000 में से 35,000 को लेस करेंगे
हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 21,000। सेल में से COGS को लेस करते हैं तो क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, अभी बताया था। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 21,000। अभी इसको लिखते कैसे हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते कैसे हैं, इसका पूरा एक फॉर्मेट होता है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो 21,000 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अगर बात करूँ बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट के अंदर हम लिखेंगे अपने असेट साइड में इन्वेंट्री, जो कि हमारा स्टॉक है, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। कितना है, 30 यूनिट हमारा बच गए थे, 500 रुपये पर यूनिट हमारी कॉस्ट थी। 15,000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, जिसे हम नेक्स्ट ईयर में सेल करेंगे। तो 24-25 के लिए तो ये हमारा असेट बन जाएगा, जिसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। अब देखो ये सेकंड वाला पैराग्राफ आपको थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। अभी आपको ये वाली बात अच्छे से क्लियर नहीं हुई, ये बात आपको अगले एग्जाम्पल में क्लियर होगी। अगला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अ सेल्स टीम अर्न अ 5% कमीशन ऑन सेल्स मेड। एक पर्टिकुलर कंपनी ने उसकी सेल्स टीम को बोला है कि जितनी भी तुम सेल करोगे उस सेल के ऊपर तुम्हें 5% कमीशन मिलेगा। सेल्स टीम का 5% का कमीशन होगा सेल करने पर। इन मार्च 2025 द कंपनी जनरेट्स सेल्स ऑफ ₹2 लाख। तो मार्च 25 में सेल्स टीम ने कंपनी को 2 लाख की सेल्स जनरेट करके दी। कंपनी ने बोला था कि हम तुम्हें सेल्स के ऊपर 5% कमीशन देंगे। तो यहाँ पर सेल्स टीम का 5% का कमीशन बन गया। कंपनी को सेल्स टीम को 5% कमीशन देना होगा। 2 लाख का 5% कितना होता है, 10,000। तो सेल्स टीम का 10,000 का कमीशन बन गया। द कमीशन फॉर दीज सेल्स ₹10,000। 2 लाख का 5% 10,000 हो गया। विल बी पेड टू द सेल्स टीम इन अप्रैल 2025। तो कंपनी ने सेल्स टीम को ये 10,000 का कमीशन मार्च में पे नहीं करा, बल्कि अप्रैल में पे करा। कमीशन था मार्च का, क्योंकि सेल भी मार्च की है। कमीशन जो है सेल के ऊपर देना था, तो जब सेल मार्च किया है तो कमीशन भी मार्च का था। कंपनी के लिए ये सेल उसका रेवेन्यू है, लेकिन जो कमीशन है वो उसका एक्सपेंस है, उसका खर्चा है। तो यहाँ पर 24-25 के अंदर कंपनी की सेल हुई 2 लाख की। मार्च में कंपनी की सेल हुई है 2 लाख की। मार्च 25 कहाँ पर आता है, 24-25 के अंदर आता है। तो जब कंपनी 24-25 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सेल्स लिखी जाएगी, यानी रेवेन्यू लिखा जाएगा 2 लाख। जबकि अगर बात करूँ कमीशन की, सेल्स कमीशन की, तो सेल्स कमीशन कंपनी का एक्सपेंस है। और ये सेल्स कमीशन कौन से ईयर का खर्चा है, जब मार्च में सेल करी गई है तो कमीशन भी मार्च का है, यानी खर्चा भी मार्च का है। और मार्च 24-25 में आता है, जबकि इसकी पेमेंट करी गई है अप्रैल 25 में। अप्रैल 25 आता है अकाउंटिंग ईयर 25-26 में। तो पेमेंट हो रही है कमीशन की 25-26 में, लेकिन कमीशन है 24-25 का। मैचिंग प्रिंसिपल ने अभी बताया कि जो खर्चा जिस साल का है वो खर्चा उसी साल में रिकॉर्ड होगा। तो कंपनी का ये खर्चा 24-25 का है, ना कि 25-26 का। भले ही खर्चे की पेमेंट जब मर्जी करी गई हो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ऑल एक्सपेंसेस फॉर दैट अकाउंटिंग पीरियड वेदर और नॉट पेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। आपको अपने अकाउंटिंग पीरियड के सभी खर्चों को रिकॉर्ड करना है, फिर चाहे उस खर्चे की पेमेंट आपने उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में करी हो या फिर ना करी हो, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। वेदर और नॉट पेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो यहाँ पर वही बात आती है, सेल्स कमीशन आपका खर्चा है, यानी कंपनी का खर्चा है 24-25 का, यानी मार्च 25 का, लेकिन कंपनी ने इसकी पेमेंट करी है 25-26 में, अप्रैल 25 में। तो कंपनी इसको 24-25 का खर्चा माने या 25-26 का। तो मैचिंग प्रिंसिपल ने हमें बता दिया कि ये खर्चा 24-25 का है, ना कि 25-26 का। तो हम यहाँ पर 10,000 का खर्चा 24-25 में रिकॉर्ड करेंगे सेल्स कमीशन नाम का, क्योंकि ये खर्चा हमारा इसी साल का है। पेमेंट से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पेमेंट जब मर्जी करी गई हो। तो समझ में आ रही है आपको बात। अब अगर बात करूँ बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट के अंदर हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा, यानी आउटस्टैंडिंग सेल्स कमीशन आएगा। ये एक्सपेंस क्या है हमारा, सेल्स कमीशन। ये वो खर्चा है जिसकी पेमेंट अभी हमने नहीं करी है। इसका बेनिफिट हम कंज्यूम कर चुके हैं, लेकिन इसकी पेमेंट अभी नहीं करी गई। इसका बेनिफिट तो हमें मिल गया, हमारी सेल हो चुकी है, जिसको हमने रिवेन्यू में रिकॉर्ड भी कर दिया। तो सेल हमारी हो चुकी है, खर्चा हमारा हो चुका है, लेकिन इस खर्चे की पेमेंट हमने नहीं करी। तो ये हमारे लिए लायबिलिटी बन जाएगा, और इसको हम किस नाम से लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। सीधी बात है ना, कंपनी के सर पे तो ये कर्जा है, लायबिलिटी है, जिसे कंपनी ने पे करना है। लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा 10,000 आउटस्टैंडिंग कमीशन। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, तो इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, मैचिंग प्रिंसिपल हो चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, ये जितनी भी बातें हैं ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ तक कि जनरल एंट्रीज़ के साथ डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, यहाँ पर देखो ये सब हमारी एडजस्टमेंट कहलाती हैं। अभी हम आगे इसको देखेंगे, ये सब हमारी एडजस्टमेंट कहलाती है। प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस,
इन सबको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको बहुत डिटेल में ये सब बातें पढ़ा चुका हूँ। जीएसटी के साथ भी पढ़ा चुका हूँ, विदाउट जीएसटी भी पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर हम इसको दोबारा देख रहे हैं, इन सब बातों को दोबारा पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे। तो अगर आपको इन सब बातों को डिटेल में पढ़ना है, मैचिंग प्रिंसिपल को डिटेल में पढ़ना है, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को डिटेल में देखना है, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस को डिटेल में देखना है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस पर जाके आप इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हो। वहाँ पर आपको बहुत डिटेल में ये सारी बातें पढ़ा रखी हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लो ये आपकी लायबिलिटी होती है। अगला एग्जाम्पल देखो, ऑन अप्रैल 2024 अ कंपनी परचेजेस मशीनरी फॉर ₹5 लाख। दिस मशीनरी हैज़ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years and a salvage value is 50,000. The company uses the straight line depreciation method. तो 1 अप्रैल 24 को कंपनी ने एक मशीन परचेज करी है 5 लाख की। मशीन कंपनी के लिए एसेट होगी, ये बात तो हमें पता है। तो कंपनी ने एक मशीन परचेज करी है 5 लाख की, जिसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 5 साल, यानी एक्सपेक्टेड लाइफ 5 साल है। ये मशीन कंपनी के अंदर 5 साल तक काम करेगी। तो कंपनी के लिए ये 5 लाख खर्चा है, लेकिन कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा है। अभी हमने देखा था ना कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम के अंदर, सेम एग्जांपल था। मशीन परचेज करी गई थी जिसका बेनिफिट बिजनेस को मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है। तो वही बात यहाँ पर है, कंपनी ने एक मशीन परचेज करी है 5 लाख की, ये कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के खर्चे को हम ओवर द पीरियड उसकी यूजफुल लाइफ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पर हमें सैल्वेज वैल्यू दे रखी है। सैल्वेज वैल्यू का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का क्या मतलब होता है? 5 साल तक तो आप इस मशीन को यूज़ करोगे, तो 5 साल ये मशीन आपको बेनिफिट देगी। उसके बाद जब 5 साल बाद आप इसको सेल करोगे तो ये मशीन आपकी 50,000 में सेल हो जाएगी। 50,000 में आप इसको बेच दोगे। तो स्क्रैप का मतलब होता है कबाड़ में निकालना, इसको स्क्रैप कर दोगे आप। कितने में? 50,000 में। तो सैल्वेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू का ही दूसरा नाम होता है। तो 5 साल बाद ये मशीन हमारी 50,000 में बिक जाएगी, यानी 5 साल बाद 50,000 रुपये हमें वापस मिल जाएंगे। 5 लाख रुपये अभी हमने खर्चा कराए, 5 साल बाद इसके 50,000 रुपये हमें वापस मिल जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका खर्चा कितने का है, तो आपका नेट खर्चा होगा 4,50,000 का। 50,000 तो आपको वापस मिलने वाले हैं, तो आपका नेट खर्चा है 4,50,000 का। यहाँ पर हमें बोला कि हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीशिएशन निकालना है, यानी कंपनी ने डेप्रीशिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल करा है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है इसके बारे में हम डेप्रीशिएशन के चैप्टर में पढ़ते हैं। डेप्रीशिएशन का चैप्टर जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे मेथड आते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, एन्युटी मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, तो कई सारे मेथड्स आते हैं जिनको हम डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड को देखना है कि आखिर स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था यहाँ पर, जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ रहे थे तो यहाँ पर मैंने आपको ये एग्जाम्पल करवाया था। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने डेप्रीशिएशन निकाला था, जो कि निकल रहा था एवरी ईयर 10 लाख रुपीज़। तो ये जो 10 लाख का डेप्रीशिएशन हमने हर साल का निकाला था ना, यह हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से ही निकाला था। स्ट्रेट लाइन मेथड एक सिंपल सी बात कहता है। अगर मैं बात करूँ स्ट्रेट लाइन मेथड की, तो इसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। एक स्ट्रेट लाइन खींचो, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, यानी ना ये ऐसे होती है ना ये ऐसे होती है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ऊपर नीचे नहीं होता। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि सब जगह से इक्वल, यहाँ से भी इक्वल है, यहाँ से भी इक्वल है, इधर से भी इक्वल है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब जगह से इक्वल है। तो उसी तरीके से स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम डेप्रीशिएशन भी हर साल इक्वल निकालते हैं, यानी हमारा जो डेप्रीशिएशन का अमाउंट आएगा वो हर साल इक्वल आएगा। बस इसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर हम इसका डेप्रीशिएशन निकालें स्ट्रेट लाइन मेथड से तो कैसे निकालेंगे? 5 लाख रुपए में हमने मशीन परचेज करी थी, 5 लाख में से 50,000 रुपये हमें 5 साल बाद वापस मिल जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं नेट खर्चा आपका कितने का है, तो आपका होगा 4,50,000 का। नेट खर्चा आपका 4,50,000 का है। क्या ये आपका 4,50,000 का खर्चा 1 साल का है? तो आपका होगा बिल्कुल नहीं, ये आपका 5 साल का खर्चा है। भले ही आपने मशीन 1 अप्रैल 24 यानी अकाउंटिंग ईयर 24-25 में परचेज करी हो, लेकिन ये मशीन आपको अगले 5 साल का बेनिफिट देने वाली है। तो जब बेनिफिट हमें 5 साल का मिलने वाला है तो इस खर्चे को भी हम 5 साल में डिवाइड कर देंगे। याद है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट? खर्चा हमारा कितने का है? 5 लाख का नहीं, 4,50,000 का। तो इस 4,50,000 के खर्चे को हम 5 साल में डिवाइड कर देंगे, तो पर ईयर का हमारा खर्चा निकल के आएगा 90,000। 90,000 का हमारा पर ईयर का खर्चा आ गया, और यही हमारा डेप्रीशिएशन कहलाएगा। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, यानी फिक्स एसेट की वैल्यू में जो रिडक्शन आता है, फिक्स एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं। यहाँ पर हमने मशीन परचेज करी है, मशीन हमारा फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट यानी मशीनरी की वैल्यू में जो कमी आएगी उसको हम डेप्रीशिएशन बोलेंगे।
तो 90,000 का हमारा हर साल का डेप्रीशिएशन आया है। 5 साल तक हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 90,000 का खर्चा दिखाएंगे, तो 5 साल में 4,50,000 का पूरा खर्चा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हर साल जो 90,000 का डेप्रीशिएशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ एक्सपेंस, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि हर साल हम 90,000 की मशीन को यूज़ कर रहे हैं। जब हम मशीन को यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है मशीन की वैल्यू कम हो रही है। 90,000 की मशीन हमने यूज़ कर ली, यानी 90,000 की मशीन हमारी ख़त्म हो गई। हमारी मशीन की कॉस्ट है 5 लाख। हर साल हम 90,000 की मशीन को यूज़ करने वाले हैं, तो 5 लाख की मशीन में से 90,000 की मशीन हम पहले साल यूज़ कर लेंगे, यानी पहले साल हमारी मशीन की वैल्यू कितने से कम हो गई? 90,000 से। तो जितने से हमारी मशीन की वैल्यू कम होगी उसी अमाउंट को हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। आपके फिक्स एसेट की वैल्यू में जितना रिडक्शन आएगा वही रिडक्शन आपका डेप्रीशिएशन कहलाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ से समझते हैं। ये हम 5 साल बनाते हैं, मशीन हमारी 5 साल चलने वाली है। ये हो गया हमारा अकाउंटिंग ईयर 24-25, ये हो गया 25-26, ये हो गया 26-27, ये हो गया 27-28 और ये हो गया 28-29। 1 2 3 4 5 साल आपकी मशीन चलने वाली है। 1 अप्रैल को आपने मशीन परचेस करी है, यहाँ पर 1 अप्रैल 24 को आपने मशीन परचेस करी है। पहले साल आप मशीन को यूज़ करोगे, पहले साल आपने 90,000 की मशीन यूज़ कर ली। 1 अप्रैल 24 को आपके पास 5 लाख की मशीन थी, पहले साल आपने 90,000 की मशीन यूज़ कर ली। तो फर्स्ट ईयर के एंड में जब 31 मार्च 25 आएगा, तो उस टाइम पर आपके पास कितने की मशीन बच जाएगी? उस टाइम पर आपके पास बच जाएगी 4,10,000 की मशीन। 90,000 की मशीन तो आप यूज़ कर चुके हो, 4,10,000 की मशीन बच जाएगी। तो फर्स्ट ईयर का जो डेप्रीशिएशन है वो कितना है? 90,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे 90,000, जो कि हमारा डेप्रीशिएशन कहलाएगा, यानी हमारा खर्चा कहलाएगा। हम कहेंगे पहले साल में हमने 90,000 की मशीन को यूज़ करा, तो जितना हमने पहले साल मशीन को इस्तेमाल करा है उतना ही तो हम पहले साल का एक्सपेंस में दिखाएंगे। मशीन 5 साल चलने वाली है, तो हर साल थोड़ा थोड़ा खर्चा रिकॉर्ड करा जाएगा। पहले साल 90,000 का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। अब क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो सिंपल सा हिसाब किताब है, हर साल आपका खर्चा सेम ही होगा, स्ट्रेट लाइन की तरह खर्चा होगा, हर साल इक्वल खर्चा होगा। तो सेकंड ईयर भी हम 90,000 की मशीन यूज़ करेंगे। 25-26 में दोबारा हमने 90,000 की मशीन यूज़ करी, तो सेकंड ईयर के एंड में मशीन कितने की बच गई? तो 31 मार्च 26 को मशीन बच जाएगी 3,20,000 की। 3,20,000 की मशीन बच जाएगी 31 मार्च 26 को। तो सेकंड ईयर का डेप्रीशिएशन आपका कितने का होगा? 90,000 का। उसके बाद थर्ड ईयर फिर दोबारा आप मशीन को यूज़ करोगे, कितने की मशीन यूज़ करोगे? 90,000 की। थर्ड ईयर में आपने 90,000 की मशीन यूज़ करी, तो थर्ड ईयर के एंड में 31 मार्च 27 को आपके पास मशीन कितने की बच जाएगी? आपके पास मशीन बच जाएगी 2,30,000 की। 2,30,000 की आपकी मशीन बच गई। फिर आप फोर्थ ईयर में दोबारा मशीन को यूज़ करोगे। 90,000 की मशीन आपने फोर्थ ईयर में दोबारा यूज़ करी। ऐसा भी तो बोला जा सकता है हर साल 90,000 से मशीन की वैल्यू कम हो रही है, और जितने अमाउंट से मशीन की वैल्यू हर साल कम होती है उसी अमाउंट को हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं। यही तो मतलब है ना डेप्रीशिएशन का। तो हर साल हमारा 90,000 का डेप्रीशिएशन निकल के आ रहा है। 27-28 के एंड में आपकी मशीन की वैल्यू कितनी बच जाएगी? 31 मार्च 28 को आपकी मशीन की वैल्यू बच जाएगी 1,40,000। 1,40,000 मशीन की वैल्यू बच गई। उसके बाद फिफ्थ ईयर में आप दोबारा से 90,000 की मशीन यूज़ करोगे, और फिफ्थ ईयर के एंड में मशीन की वैल्यू अब कितनी बच गई? 50,000। यही बात तो बोली गई थी। फिफ्थ ईयर के एंड में आपकी मशीन की वैल्यू 50,000 बच जाएगी, जिसको आप सेल करके 50,000 रुपये अपने रिकवर कर लोगे। हर साल 90,000 का आपका खर्चा है, 5 साल तक 90,000 का खर्चा है, यानी टोटल 4,50,000 का आपका खर्चा रिकॉर्ड हो जाएगा। 50,000 रुपये आपको 5 साल के बाद मिल जाएंगे, तो टोटल 5 लाख रुपये आप रिकॉर्ड कर दोगे। इस तरीके से आपकी 5 लाख की रिकॉर्डिंग हो गई। 50,000 तो आपको वापस मिलने वाले हैं, तो आपका खर्चा 4,50,000 का है। तो 4,50,000 को आप 5 साल में डिवाइड कर लोगे। यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है, तो हम इक्वली डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम जो है डेप्रीशिएशन निकालते हैं। आगे जब हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे किस तरीके से डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट करा जाता है, प्रॉपर वे में हम कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पर इसको समझेंगे। तो अभी 24-25 के अंदर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेप्रीशिएशन का एक्सपेंस लिखोगे 90,000। अगर बात करूँ बैलेंस शीट की, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट ईयर के एंड में यानी 24-25 के एंड में आपकी मशीन की वैल्यू कितनी बच जाएगी? 4,10,000। तो यहाँ पर मशीन को हम बैलेंस शीट के अंदर कितने से रिकॉर्ड करेंगे? 4,10,000 से। मशीन हम लाए थे 5 लाख की, जिसमें से पहले साल हमने 90,000 की मशीन को यूज़ कर लिया। तो अब 31 मार्च
25 को हमारी मशीन की वैल्यू बची हुई है 4,10,000, जिसको हम बोलेंगे बुक वैल्यू ऑफ मशीन। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वैल्यू। हम यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही तो बना रहे हैं, तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो वैल्यू रिकॉर्ड होती है उनको बुक वैल्यू बोला जाता है। तो जिस वैल्यू पर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर असेट और लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं उस वैल्यू को बुक वैल्यू बोला जाता है। तो यहाँ पर बुक वैल्यू है हमारे मशीन की। नेट बुक वैल्यू, नेट कैसे आया? नेट का मतलब क्या है कि ऊपर हमारी ये ग्रॉस वैल्यू थी जिसमें से हमने डेप्रिसिएशन को लेस करा और हमारे पास नेट वैल्यू आ गई। कहीं पर भी ग्रॉस लिखा हो इसका मतलब है कि अभी उसमें से कुछ लेस होना बाकी है। तो यहाँ पर ये मशीन की ग्रॉस वैल्यू थी जिसमें से हमने डेप्रिसिएशन लेस करा, हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ गई मशीन की 4,10,000। तो समझ में आ गई बात? तो 31 मार्च 25 को मशीन की वैल्यू कितनी है? 4,10,000, जो कि बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में लिख दिया जाएगा। 4,10,000 हम असेट साइड में लिख देंगे। तो क्लियर है? तो यहाँ पर भी मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? जो खर्चा जिस साल का है वो खर्चा उसी साल में रिकॉर्ड होगा। अगर आप अपनी परचेज के हिसाब से देखते तो आपने 5 लाख की मशीन परचेज करी थी, तो आप 24-25 के अंदर 5 लाख का खर्चा रिकॉर्ड कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। मैचिंग प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना है। भले ही आपने 5 लाख का खर्चा करा है 24-25 में, लेकिन आपने 24-25 में सिर्फ 90,000 रुपये की मशीन को यूज़ करा है, तो 24-25 का आपका खर्चा 90,000 का होगा, ना कि 5 लाख का। समझ में आ रही है आपको बात? जो खर्चा आपका जिस साल का है वो खर्चा आपका उस साल में ही रिकॉर्ड होगा। फिर चाहे आपने उसकी पेमेंट करी हो ना करी हो, आपने भले ही 5 लाख की पेमेंट 24-25 में कर दी हो, लेकिन 5 लाख का खर्चा आपका 24-25 में रिकॉर्ड नहीं होने वाला। समझ में आ रही है आपको बात? जब हम आगे यहाँ पर एडजस्टमेंट देखेंगे ना, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, तो यहाँ पर ये बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी यहाँ पर आपको बात। अगला एग्जाम्पल देखो। ये पूरा चैप्टर हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। जितने ज़्यादा हम एग्जाम्पल करेंगे उतना आसान आपके लिए फाइनल अकाउंट के बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम खूब सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं। छोटे एग्जाम्पल भी देखेंगे, बड़े बड़े फुल फ्लैज क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो अगला एग्जाम्पल देखो। January 1st 2025 a company pay rupees 1,20,000 for 12 months of office rent in advance। तो 1 जनवरी 25 को कंपनी ने 1,20,000 का रेंट पे करा है एडवांस में। ये 12 महीने का रेंट है। कंपनी ने 12 महीने का एडवांस रेंट पे कर दिया 1 जनवरी 25 को। अगर हम इसको टाइम स्केल से देखें, यहाँ पर ये टाइम स्केल देखो, यहाँ पर हमने 2 साल बना रखे हैं। ये हमारा 24-25, ये हमारा 25-26, 31 मार्च बीच में डेट है। ये 24-25 है, ये 25-26 है। 1 जनवरी 25 यानी 24-25 की बात हो रही है। 1 जनवरी 25 को कंपनी ने 1,20,000 का रेंट पे कर दिया। 1,20,000 का रेंट एडवांस रेंट पे कर दिया। एडवांस रेंट का मतलब है कि ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक का रेंट है। 31 दिसंबर 25 तक का रेंट है। 31 दिसंबर 25 तो आती है 25-26 में, तो ये तो 12 महीने का रेंट पे कर दिया गया है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। तो अब सवाल ही आता है कि 31 मार्च 25 को जब हम अपने फाइनल अकाउंट बनाएंगे, जब हम 24-25 के फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तो उस 24-25 के फाइनल अकाउंट के अंदर हम कितना रेंट का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे? क्या पूरे 1,20,000 को रिकॉर्ड कर दिया जाएगा या फिर कुछ और हिसाब किताब है? तो ध्यान से समझो। रेंट पे करा गया था 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 3 महीने। तो ये जो रेंट पे करा गया है ना, ये 3 महीने तो इस साल का खर्चा है। ये रेंट 3 महीने का तो इस साल का हो गया। 31 मार्च 25 को जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो उस दिन हम ये बोल सकते हैं कि 1,20,000 12 महीने का रेंट है, जिसमें से 3 महीने का रेंट तो हमारे इसी साल का है, 24-25 का ही है। लेकिन अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का जो ये रेंट है, ये बचा हुआ 9 महीने का रेंट हमारा नेक्स्ट ईयर का है, जो हमने एडवांस में पे कर दिया, जो हमने 24-25 के अंदर ही पे कर दिया। 9 महीने का वो रेंट जो 25-26 का है, वो हमने 24-25 में ही पे कर दिया, और रेंट यहाँ पर हमारा खर्चा है। अगर हम पर मंथ रेंट निकालें तो कैसे निकालेंगे? 1,20,000 का रेंट हमारा 12 महीने का था, तो 1 महीने का रेंट कितना होगा? कैलकुलेट कर सकते हो। 1,20,000 का रेंट अगर 12 महीने का था, तो 1 महीने का रेंट कितना है? 10,000। 1,20,000 को डिवाइड करा 12 से और मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, 1 महीने का रेंट आ गया 10,000 पर मंथ। 10,000 रुपये 1 महीने का रेंट है। 12 महीने का रेंट कितना हो गया? 1,20,000। सिंपल सा हिसाब किताब है। तो 10,000 रुपये हर महीने का रेंट है। 3 महीने का रेंट कितना हो गया यहाँ पर? 30,000। और 9 महीने का रेंट यहाँ पर कितना हो गया? 90,000। तो यहाँ पर बोला जा सकता है 30,000 रुपये हमारा इस साल का रेंट का खर्चा है और 90,000 रुपये हमारा नेक्स्ट ईयर रेंट का खर्चा है। ये दोनों ही खर्चे को हमने इसी साल पे कर दिया। 30,000 तो ठीक है, 90,000 रुपये हमने एडवांस रेंट पे कर दिया। तो 1,20,000 में से 30,000 का खर्चा हमारा करंट ईयर का है, और बचा हुआ जो बैलेंस 90,000 का खर्चा है वो हमारा नेक्स्ट ईयर का है। अभी हम मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ के आए कि जो खर्चा हमारा जिस साल का है वो खर्चा उसी साल में रिकॉर्ड होगा।
फिर भले ही आपने उसकी पेमेंट करी हो या ना करी हो, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 24-25 के अंदर जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो उसके अंदर क्या हम रेंट एक्सपेंस 1,20,000 लिखेंगे या फिर 30,000 लिखेंगे? तो देखो यहाँ पर रेंट एक्सपेंस हम सिर्फ 30,000 लिखेंगे, भले ही हमने 24-25 के अंदर 1,20,000 की पेमेंट करी हो, लेकिन रेंट एक्सपेंस सिर्फ 30,000 ही आएगा, क्योंकि बचा हुआ 90,000 का खर्चा नेक्स्ट ईयर का है। तो जो खर्चा जिस साल का है वो खर्चा उसी साल में रिकॉर्ड होगा। इस साल का एक्सपेंस सिर्फ 30,000 है, तो 30,000 ही हम रिकॉर्ड करेंगे। अब अगर बात करूँ बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट के अंदर ये जो 90,000 का खर्चा है वो हमारा एसेट बन जाएगा। 90,000 रुपये हम पे कर चुके हैं, जिसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। हर वो आइटम, हर वो खर्चा जो आप कर चुके हो, लेकिन उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, वो खर्चा आपके लिए क्या बन जाता है? आपका एसेट। तो यहाँ पर ये कहलाएगा हमारा प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट का मतलब होता है ऐसा रेंट जो हम एडवांस में पे कर चुके हैं। तो 90,000 का रेंट हम एडवांस में पे कर चुके हैं, इसीलिए ये हमारा एसेट बन जाएगा। 10,000 इंटू 9 करके निकाल लो। 10,000 पर मंथ का रेंट है, 9 महीने का रेंट हो गया 90,000, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो। टोटल हमने 1,20,000 का रेंट पे करा था, जिसमें से 30,000 का रेंट, 30,000 का रेंट हमारा करंट ईयर का था। तो बचा हुआ जो रेंट है वो हमारा नेक्स्ट ईयर का है, यानी एडवांस रेंट है 90,000। तो प्रीपेड रेंट क्या होता है? प्रीपेड रेंट का मतलब हो गया यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस। रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो ये कहलाएगा आपका प्रीपेड एक्सपेंस। तो दो बातें अभी हमें यहाँ पर देखनी है, एक हो गई प्रीपेड एक्सपेंस, दूसरी हो गई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो इसको भी देख लेते हैं, तब जाके आपको ऊपर वाली बात भी क्लियर हो जाएगी। तो अगर बात करूँ प्रीपेड एक्सपेंस की, तो प्रीपेड एक्सपेंस के कई सारे नाम होते हैं। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी बोलते हैं, एक्सपेंस पेड इन एडवांस भी बोलते हैं। आपने अभी देख लिया कि ऐसा खर्चा जो एडवांस में पे करा गया है उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। दोज एक्सपेंसेस विच हैज़ बीन पेड इन एडवांस, दैट इज दे आर नॉट yet ड्यू बट पेड। ऐसे खर्चे जो अभी ड्यू नहीं हुए लेकिन आपने पहले ही पे कर दिए, उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। यहाँ पर देखो, अकाउंटिंग ईयर 24-25 में, यानी 31 मार्च 25 को सिर्फ 3 महीने का रेंट ड्यू हुआ था, लेकिन आपने पूरे 12 महीने का रेंट पे कर दिया। रेंट ड्यू हुआ था सिर्फ 3 महीने का, तो 3 महीने का रेंट पे करना चाहिए था, लेकिन आपने एडवांस में 9 महीने का रेंट पे कर दिया। तो ये 9 महीने का रेंट कौन सा रेंट है? ये वो रेंट है जो 31 मार्च 25 को ड्यू नहीं हुआ था लेकिन पहले ही पे हो चुका था। तो 9 महीने का रेंट हमारा कहलाएगा प्रीपेड रेंट। यही बात यहाँ पर लिखी है, ऐसा खर्चा जो आप एडवांस में पे कर दो, यानी वो खर्चा जो अभी ड्यू नहीं हुआ, आपने पहले ही पे कर दिया, वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। रेंट तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर आपका कोई भी खर्चा आ सकता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, ऑन March 1, 2025 ABC लिमिटेड पेड 60,000 रुपीज़ फॉर 3 months एडवांस रेंट फॉर देयर ऑफिस स्पेस। मार्च अप्रैल में 1 मार्च को रेंट पे कर दिया गया है 3 महीने का एडवांस में, यानी मार्च का रेंट तो पे करा ही गया है, साथ में अप्रैल और मई का रेंट भी पे कर दिया। तो यहाँ पर समझो, 1 मार्च 25 अकाउंटिंग ईयर 24-25 के अंदर आ रहा है, 1 मार्च 25 को 3 महीने का रेंट पे करा गया है, यानी मार्च का रेंट तो पे ही करा गया है, साथ के साथ अप्रैल और मई का रेंट भी पे कर दिया गया है। अप्रैल और मई जो है वो आ रहा है 25-26 के अंदर। तो 31 मार्च 25 को जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, इस दिन जो है हम ये बोलेंगे कि 1 महीने का रेंट तो हमारा इसी साल का है, लेकिन ये जो 2 महीने का रेंट हमने एडवांस में पे कर दिया, ये हमारा नेक्स्ट ईयर का है। 3 महीने का रेंट यहाँ पर पे करा गया था, मार्च का रेंट पे हो गया, अप्रैल का पे हो गया, मई का पे हो गया, 3 महीने का रेंट पे हो चुका है, जिसमें से 1 महीने का रेंट तो ड्यू था जिसको हमने पे कर दिया, लेकिन 2 महीने का रेंट हमारा ड्यू नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमने पे कर दिया। तो जो एक्सपेंस ड्यू ना हो लेकिन पे हो जाए, वो एक्सपेंस आपका प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। तो ये 2 महीने का रेंट हमारा प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा, प्रीपेड रेंट कहलाएगा। तो 24-25 के जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तो वहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम अपना एक्सपेंस दिखाएंगे 20,000। 60,000 का हमारा 3 महीने का रेंट था, यानी हर महीने 20,000 का रेंट हो गया। तो 1 महीने का रेंट तो हम यहाँ पर अपने एक्सपेंस में दिखा देंगे, जबकि 2 महीने का हमारा एडवांस रेंट है, जिसको हम 24-25 के खर्चे में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मैचिंग प्रिंसिपल हमें ऐसा करने से मना करता है। मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है कि जो खर्चा जिस साल का है वो खर्चा उसी साल में रिकॉर्ड होगा, फिर चाहे आपने उसकी पेमेंट करी हो या ना करी हो, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 24-25 का आपका सिर्फ 1 ही महीने का खर्चा है। ये 2 महीने का जो आपने एडवांस रेंट पे करा है, ये खर्चा आपका नेक्स्ट ईयर का है। तो जो खर्चा अगले साल का है वो खर्चा अगले साल में रिकॉर्ड होगा, इस साल में तो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इस साल जो है आप रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे 20,000, और बैलेंस शीट के अंदर प्रीपेड रेंट बन जाएगा बचा हुआ आपका 40,000 का रेंट, क्योंकि ये रेंट भी आप पे कर चुके हो, लेकिन आपको इसका बेनिफिट अगले साल मिलेगा। तो जिस चीज़ का बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर में मिलता है, वो चीज़ आपके लिए करंट ईयर में एसेट बन जाती है, जिसको आप प्रीपेड रेंट के नाम से अपने एसेट साइड में दिखाओगे।
तो समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर हमने पिछले एग्जाम्पल के अंदर अपने 9 महीने के रेंट को बोला था कि ये हमारा प्रीपेड रेंट कहलाएगा, जिसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। तो क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा प्रीपेड रेंट। अब अगर आपको और डिटेल में समझना है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप वीडियो को देख लेना। अब बात करूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐसा खर्चा जो इंकर हो चुका है यानी ड्यू हो चुका है, लेकिन अभी आपने उसकी पेमेंट नहीं करी। दोज एक्सपेंस विच हैव बीन इनकर्ड बट नॉट पेड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। एग्जाम्पल से समझ लो, ABC Limited pays its employees on the 5th of every month for the previous month's work. For the month of March 2025, the total salary due to employees is rupees 1,50,000. This amount will be paid on April 5th, 2025. तो यहाँ पर क्या बोला है, एक कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज़ से 1 महीना काम करवाती है और अगले महीने की 5 तारीख को उन्हें प्रीवियस मंथ की सैलरी पे करती है। यानी ये कंपनी अप्रैल में काम करवाएगी और अप्रैल की सैलरी मई में पे करेगी 5 मई को। उसी तरीके से मई में काम कराएगी और मई की सैलरी पे करेगी 5 जून को। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि मार्च 25 की सैलरी कंपनी 5 अप्रैल को पे करने जा रही है। कंपनी मार्च के महीने में काम करवाती है और मार्च की सैलरी 5 अप्रैल को पे करती है, यानी अगले महीने की 5 तारीख को पे करती है। तो कंपनी के सभी इंप्लॉयज़ की टोटल सैलरी मार्च महीने की हो रही है 1.5 लाख, जिसे कंपनी अगले महीने की 5 तारीख को पे करती है, अप्रैल 5 को पे करती है। तो यहाँ पर हमें कुछ बातें समझनी है। यह हमारा टाइम स्केल है, वही सेम हिसाब किताब है। यह हमारा मार्च है, 24, 25, 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है। मार्च महीने की सैलरी है जो कि ड्यू हो चुकी है। मार्च महीने में एम्प्लॉयज़ काम कर चुके हैं, यानी सैलरी ड्यू हो चुकी है। लेकिन कंपनी जो है मार्च की सैलरी पे कर रही है 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को सैलरी पेड करी जा रही है, मार्च की सैलरी है ये। 5 अप्रैल आ गया 25-26 में, तो 25-26 में कंपनी 24-25 के खर्चे की पेमेंट कर रही है। कंपनी के लिए तो ये सैलरी एक्सपेंस है ना। तो कंपनी अपने 24-25 के खर्चा 24-25 का था, जिस साल एम्प्लॉयज़ से काम करवाया उसी साल का खर्चा तो कहलाएगा। मार्च में कंपनी एम्प्लॉयज़ से काम करा रही है तो सैलरी तो मार्च की है, यानी खर्चा तो मार्च का है। भले ही उसकी पेमेंट अप्रैल में हो रही हो, यानी 25-26 में हो रही हो, लेकिन खर्चा मार्च का ही कहलाएगा। तो जो खर्चा जिस साल का है वो खर्चा उसी साल में रिकॉर्ड होगा, फिर चाहे उसकी पेमेंट करी गई हो या ना करी गई हो, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। तो कंपनी जब अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी 24-25 का, तो उसके अंदर सैलरी एक्सपेंस पूरा 1.5 लाख लिखेगी। कंपनी ये नहीं कहेगी कि इसकी पेमेंट हमने 25-26 में करी है तो ये हमारा 25-26 का एक्सपेंस है, बिल्कुल नहीं। कंपनी के लिए ये एक्सपेंस 24-25 का ही कहलाएगा, भले ही उसकी पेमेंट 25-26 में करी गई हो। तो कंपनी अपने 24-25 के अंदर ही इस खर्चे को रिकॉर्ड करेगी, सैलरी एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेगी 1.5 लाख। जबकि अगर बात करूँ बैलेंस शीट के अंदर, तो बैलेंस शीट के अंदर ये बनेगा कंपनी के लिए आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, ऐसा खर्चा जो ड्यू हो चुका हो लेकिन अभी पे ना करा गया हो। तो 31 मार्च को मार्च की सैलरी ड्यू तो हो चुकी है लेकिन अभी पे नहीं करी गई है, तो 31 मार्च को ये 1.5 लाख का खर्चा कंपनी के लिए लायबिलिटी बन जाएगा, कंपनी के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाएगा। कंपनी के सर पे 31 मार्च को 1.5 लाख रुपए की लायबिलिटी है। कंपनी ने इस 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट तो एंजॉय कर लिया है लेकिन अभी इसकी पेमेंट नहीं करी है। कंपनी ने एम्प्लॉयज़ से मार्च के महीने का काम तो करवा लिया है लेकिन उसकी पेमेंट नहीं करी, तो कंपनी के सर पे ये लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी साइड में हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1.5 लाख, जिसे कंपनी नेक्स्ट ईयर में पे करेगी, यानी अगले महीने पे करेगी। तो समझ में आ रही है बात। आप बात करते हैं एक्रूड इनकम की। तो एक्रूड इनकम का दूसरा नाम होता है आउटस्टैंडिंग इनकम। तो यहाँ पर इनकम की बात हो रही है, अभी तक हम खर्चों की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे इनकम की। दोज इनकम विच हैव बीन अर्नड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट हैव नॉट रिसीव्ड टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो ये हमारी वो इनकम होती है जो इनकम हम अर्न कर चुके होते हैं लेकिन उसकी पेमेंट हमें अकाउंटिंग ईयर के एंड होने पर भी रिसीव नहीं होती। एग्जाम्पल से समझो, ABC Limited अर्नड 50,000 रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2025 फ्रॉम XYZ Limited बट द पेमेंट विल ओनली बी रिसीव्ड ऑन अप्रैल 5, 2025। तो यहाँ पर ABC Limited ने 50,000 का रेंट अर्न कर लिया है। ABC Limited ने अपना कोई ऑफिस या फिर अपनी कोई दुकान, अपनी कोई शॉप, अपनी कोई बिल्डिंग रेंट पे दी होगी XYZ Limited को। तो XYZ Limited जो है ABC Limited को रेंट पे करेगी। तो ABC Limited के लिए तो ये रेंट उसकी इनकम है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मार्च 25 का 50,000 का रेंट जो कि ABC Limited ने अर्न कर लिया है, लेकिन XYZ Limited जो है वो कह रही है कि हम मार्च का रेंट आपको 5 अप्रैल को पे करेंगे। ABC Limited को 50,000 का मार्च का रेंट अप्रैल में मिलेगा, 5 अप्रैल को मिलेगा। अगर हम इसको देखें टाइम स्केल से तो हमारे पास 2 ईयर हैं, 24-25 और 25-26। 31 मार्च हमारी कट ऑफ डेट है। 31 मार्च को हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है।
ABC लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, तो ABC लिमिटेड का मार्च महीने का रेंट है जो कि उसकी इनकम है। तो मार्च में वो रेंट अर्न कर चुकी है। 31 मार्च को जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ABC लिमिटेड बैलेंस शीट बनाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी, तो उस दिन उसने मार्च महीने का रेंट अर्न कर लिया होगा, लेकिन उसे रिसीव कब होगा? उसे रिसीव होगा 5 अप्रैल को, यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में 25-26 में। रेंट की इनकम है करंट ईयर की, लेकिन रिसीव हो रही है नेक्स्ट ईयर में। रेंट रिसीव हो रहा है 5 तारीख को। कौन सा रेंट है? ये मार्च के महीने का रेंट है। तो इनकम अर्न करी गई है करंट ईयर में, लेकिन रिसीव हो रही है नेक्स्ट ईयर में। इसी को तो बोलते हैं एक्रूड इनकम। दोज इनकम विच हैज़ बीन अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ऐसी इनकम जो करंट अकाउंटिंग पीरियड में हम अर्न कर चुके हैं, लेकिन हमें अकाउंटिंग ईयर के एंड होने तक रिसीव नहीं हुई है, बट हैव नॉट बीन रिसीव्ड टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग ईयर का एंड हो चुका है, लेकिन अभी तक हमें अपनी अर्न करी गई इनकम रिसीव नहीं हुई है। तो जब ABC लिमिटेड कंपनी अपने 24-25 का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी, तो उस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपनी रेंट की इनकम 50,000 शो करेगी कि नहीं करेगी? यही सवाल है। इनकम तो अर्न हो चुकी है, लेकिन रिसीव नहीं हुई। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ABC लिमिटेड जो है इनकम रिसीव होने के बाद उसको अपनी इनकम मानेगी? क्या ऐसा बोला जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। मैचिंग प्रिंसिपल ने हमें रेवेन्यू को लेकर भी कुछ बात बोली थी। क्या बोला गया था? कि जो रेवेन्यू आपका जिस साल का है, वो रेवेन्यू आपके उसी साल में रिकॉर्ड होगा, फिर चाहे आपको रेवेन्यू रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर रेंट आपकी इनकम है, यानी आपका रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू आपका मार्च 25 का है, जो कि 24-25 के अंदर आता है। तो जब रेवेन्यू 24-25 का है, तो रिकॉर्ड भी 24-25 में ही होगा, फिर चाहे उसकी पेमेंट आपको रिसीव हो रखी हो या ना हो रखी हो, उस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से ये इनकम 24-25 की है, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी 24-25 में ही होगी। लेकिन अब सवाल आता है कि इसका पैसा तो हमें रिसीव नहीं हुआ, कैश तो हमें रिसीव नहीं हुआ, तो क्या हम बैलेंस शीट में 50,000 का कैश दिखा दें? तो बिल्कुल नहीं। जब तक आपको कैश रिसीव नहीं होगा, बैलेंस शीट के अंदर आप कैश के अंदर 50,000 तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे? तो हम जो है कैश की जगह पर फिलहाल के लिए एक्रूड इनकम नाम की असेट रिकॉर्ड कर देते हैं। जिस तरीके से हम डेटर रिकॉर्ड करते हैं ना, डेटर क्या होता है? हम उधार में गुड्स सेल करते हैं, कस्टमर जो है उधार में गुड्स ले जाता है और उसकी पेमेंट हमें बाद में करता है। तो पेमेंट हमारे पास अभी आई नहीं होती, तो हम क्या करते हैं? हम कैश की जगह पर डेटर रिकॉर्ड कर देते हैं। असेट साइड में हम डेटर लिख देते हैं। डेटर का मतलब है कि ये वो एसेट है जिसका पैसा हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। तो जिस तरीके से डेटर रिकॉर्ड करा जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर एक्रूड रेंट रिकॉर्ड करा जाएगा, यानी एक्रूड इनकम रिकॉर्ड करी जाएगी। ये वो 50,000 रुपये हैं जो हम अर्न कर चुके हैं, लेकिन अभी इसका कैश आया नहीं है, इसका कैश फ्यूचर में आएगा। तो ये हमारे एसेट है, सेम लाइक डेटर। तो करंट ईयर के लिए ये हमारा एसेट बन जाता है। तो एक्रूड इनकम हमारी बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में रिकॉर्ड करी जाती है। तो समझ में आ रही है बात? अब बात करते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस, जिसका दूसरा नाम होता है अनअर्न्ड इनकम। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी इनकम जो आपको एडवांस में रिसीव हो गई। दोज इनकम विच हैज़ नॉट बीन अर्नड बट इज़ रिसीव इन एडवांस, ऐसी इनकम जो अभी आपने अर्न नहीं करी, अभी आपकी ड्यू नहीं हुई, लेकिन आपको एडवांस में रिसीव हो चुकी है, वो इनकम आपकी इनकम रिसीव इन एडवांस कहलाती है। एग्जाम्पल से समझो। ऑन 1 मार्च 2025 ABC लिमिटेड रिसीव 1,20,000 फ्रॉम XYZ लिमिटेड फॉर 6 months ऑफ रेंट इन एडवांस। ABC लिमिटेड को एडवांस में रेंट रिसीव हो गया, 6 महीने का रेंट एडवांस में रिसीव हो गया। 1 मार्च 25 को कितना रेंट रिसीव हुआ? 1,20,000। ये 6 महीने का रेंट है जो ABC लिमिटेड को एडवांस में रिसीव हो गया। टाइमलाइन से समझते हैं। 2 साल है हमारे पास, यह हमारा 24-25 और यह हमारा 25-26। 31 मार्च हमारी कट ऑफ डेट है। 1 मार्च को हमारे पास 6 महीने का एडवांस रेंट आ गया। कब तक का रेंट है ये? 31 अगस्त तक का। अगस्त तक का रेंट है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने हो गए। 1 महीना तो 24-25 के अंदर आ रहा है। तो इन 6 महीने में से 1 महीना तो 24-25 के अंदर आ रहा है, लेकिन बचे हुए 5 महीने हमारे 25-26 में जा रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये 1 महीने का रेंट तो हमारा करंट ईयर का है, लेकिन बचे हुए 5 महीने का रेंट हमें एडवांस में रिसीव हो गया। ये अगले साल का रेंट है। तो अभी मैंने आपको बताया, जो रेवेन्यू यहाँ पर ये रेंट आपकी इनकम है, तो जो रेवेन्यू आपका जिस साल का है वो रेवेन्यू उसी साल में रिकॉर्ड होगा, भले ही आपको रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो। तो यहाँ पर हमें 6 महीने का रेंट भले ही एडवांस में रिसीव हो गया हो, लेकिन करंट ईयर का रेंट हमारा जो ड्यू हुआ है, जो रेंट हमने अर्न करा है करंट ईयर में, वो सिर्फ 1 महीने का है। बाकी तो हमारा एडवांस रेंट है जिसको हम फ्यूचर में अर्न करेंगे, अभी हमने अर्न नहीं करा है। अभी ये 5 महीने का रेंट, 31 मार्च को आप इस 5 महीने का रेंट को अपनी इनकम नहीं बता सकते, क्योंकि अभी आपने ये अर्न नहीं करी। हो सकता है आपका इरादा बदल जाए, जिसको आपने अपना ऑफिस या बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है, उसको आप अप्रैल में बोल दो कि अब मैं तुम्हें आगे अपनी ऑफिस या बिल्डिंग रेंट पे नहीं दे सकता, तुम इसे खाली कर दो।
तो हो सकता है ना फ्यूचर में आप इस रेंट को अर्न ना कर पाओ, हो सकता है कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाएं जहाँ पर आपको अपनी बिल्डिंग को, अपने ऑफिस को खाली करवाना पड़ जाए। तो आप पहले ही ये नहीं बोल सकते कि आपने 6 महीने का रेंट अर्न कर लिया है, ये आपकी इनकम है। फ्यूचर में क्या हो किसी को नहीं पता। तो करंट ईयर में आप पूरे 6 महीने का रेंट रिकॉर्ड मत करो। जैसे जैसे आप रेंट अर्न करते जाओगे वैसे वैसे आप उसकी रिकॉर्डिंग करते हुए चलना। तो 24-25 के अंदर अभी हम सिर्फ 20,000 रुपये रेंट रिकॉर्ड करेंगे, यानी सिर्फ 1 महीने का रेंट रिकॉर्ड करेंगे। हमें रेंट रिसीव हुआ था 1,20,000, जो कि 6 महीने का रेंट था, यानी पर मंथ का रेंट कितना हुआ 20,000। 6 महीने का 1,20,000 हो गया, तो 1 महीने का रेंट 20,000 था, जिसको हमने अपनी इनकम मान लिया 24-25 के अंदर। हमारी रेंट इनकम 24-25 के अंदर 20,000 रुपये रिकॉर्ड होगी। बचे हुए 5 महीने की रेंट की इनकम हमारी बैलेंस शीट के अंदर जाएगी, जिसे हम अपनी लाइबिलिटी बोलेंगे। ये हमारे सर पे लाइबिलिटी तो है। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिसको हमने रेंट पे अपनी ऑफिस या बिल्डिंग दी है उसको हम अगले 5 महीने तक रेंट पे काम करने दें, क्योंकि उसने हमें एडवांस में पेमेंट कर दिया है। तो हमारे सर पे लाइबिलिटी आ गई कि अगले 5 महीने उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 31 मार्च को जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें आप लिखोगे रेंट रिसीव इन एडवांस। 5 महीने का 1 लाख रुपये का रेंट मुझे एडवांस में रिसीव हो चुका है, जो मेरे लिए लाइबिलिटी है। अभी मैंने इस 1 लाख की इनकम को अर्न नहीं करा है, ये मेरे 5 महीने का रेंट है। 20,000 रुपये पर मंथ का रेंट था, तो 5 महीने का रेंट हो गया 1 लाख, जो अभी मैंने अर्न नहीं करा है, बस मुझे एडवांस में रिसीव हो गया है। तो जब मैं इसको अर्न करूँगा तब मेरे लिए ये इनकम कहलाएगा। अभी तो फिलहाल के लिए ये मेरी लाइबिलिटी है। तो समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर भी वही रूल लगा कि जो रेवेन्यू आपका जिस साल का है वो रेवेन्यू आपका उसी साल में रिकॉर्ड होगा। ये जो 5 महीने का रेंट है ये आपका अगले साल का रेवेन्यू है, यानी आपके अगले साल की इनकम है, तो इसे आप अगले साल रिकॉर्ड करोगे, ना कि करंट ईयर में 24-25 में। तो क्लियर है। बाकी अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लेना। वहाँ पर इससे भी ज़्यादा डिटेल में आपको जनरल एंट्रीज के साथ समझा रखा है। तो क्लियर है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। हम देख रहे थे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे थे। पहला पॉइंट हमने देखा था कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, दूसरा पॉइंट हमने देखा था मैचिंग प्रिंसिपल, और तीसरा पॉइंट हमने देख लिया एडजस्टमेंट्स। अभी हमारे फाइनल अकाउंट के चैप्टर में और भी कई सारी एडजस्टमेंट्स आती हैं जिनको हम आगे चल के देखेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हमने इन चारों को समझ लिया। आप चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें ध्यान से समझना है। अगर आपको ये फोर्थ पॉइंट क्लियर हो जाता है तो आप ये समझ लो आपको 80% ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट क्लियर हो चुका है। तो इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है।